देखिए, अच्छी किताबें मज़हबी तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसका ज़िंदगी में हम सही इस्तेमाल करते हैं? क्या ये किताबें वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वो विज़डम देती हैं जो हमारे थिंकिंग में, डिसीज़न मेकिंग में मदद कर सकें? क्या वो हमें ज़माने की मक्कारियों और अय्यारियों से बचना सिखाती है? प्लस क्या वो हमें ज़हनी सुकून दे पाती है? मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अल्लाह ने उसे बरकत दी, बहुत कमाता है, पूरी दुनिया घूमता है, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा हिल स्टेशन नहीं जो वो ना जाता हो। उसकी गाड़ी में एक दिन मैं बैठा था, अल्लाह ने उसे हर तरह से नवाजा, मुझे ऐसा लगता था। तो उसने गाड़ी चलाते चलाते एक बात पूछी कि समीर भाई, सुकून कहाँ है? वेयर इज द सुकून? फिर एक दूसरा सवाल आया मेरी जिंदगी में कि पढ़ाई तो जो आप बताते हो वो तो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन रूहानी तरक्की दे, हमें एलिवेट करे, हमें ऊंचा उठाए, ऐसी तालीम कहाँ है? ये तालीम हमें ऊंचा नहीं उठाती, हमारी तनख्वाह को, हमारे मर्तबे को ऊंचा उठाती है, लेकिन इंसान के रूप में हमारी जो अखलाकी बुलंदी है वो तरक्की कहाँ है? तो सुकून कहाँ है? अखलाकी तरक्की और बुलंदी कहाँ है? और इस जमाने में जहां हर कोई एक दूसरे को सिर्फ धोखा दे रहा है, डिसेप्शन, मक्कारी, अय्यारी, फ्रॉड, तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी बच जाती है। आप कोई डिग्री ला लीजिए, कुछ भी ला लीजिए, वो नौकरी का सबब नहीं बनेगी। सिर्फ एक चीज है जो आपको नौकरी दिला सकती है, और वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। टैलेंट बहुत ज्यादा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा है, पर आप क्या ईमानदार हैं, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी अगर लग गई, मैं कह रहा हूं अगर लग गई, तो वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो सुकून की शुरुआत, गाइडिंग विजडम्स और प्रिंसिपल्स, मेरी नज़रों से हम बुखारी का रिवीजन करेंगे। मैं आपको कोई इस्लामी किताब नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कोई तफसीर बिल राय नहीं दे रहा, लेकिन वो विजडम, वो लेसन्स जो हम सीधा सीधा सीख सकते हैं, एटलीस्ट हमें सीखना चाहिए। तो जड़ में, सुकून के जड़ में जो पहला वर्ड है उसे हम कहते हैं नियत या निया। और बुखारी जो ट्रेडिशंस का कलेक्शन है, और मैं ये प्रोग्राम सेक्युलर रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर कोई सुने, अपने अपने मजहब के हिसाब से सुने। मैं इसमें बार बार इस्लाम का नाम नहीं लेना चाहता। ये गाइडिंग विजडम्स और प्रिंसिपल आप अपने रिलीजन पे लगा के देखिए, आप अपनी जिंदगी पे लगा के देखिए। ये मत सोचिए इसे मुसलमानों के लिए, उल्टा है। आप मेरी बातें सुने तो थोड़ा गुस्से में सुनिए, जैसे आप सुनते हैं चिड़चिड़ा के सुनिए कि नहीं नहीं तुम कौन होते हैं हमें बताने वाला, अरे तुम जिहादी, तुम टेररिस्ट हो। उस गाली देने के ज़ौक और शौक से कि आज जो हम इनको बोलेंगे ना, बहुत बुरा बोलेंगे, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस ये होंगे, वो सोचकर भी इसे आप सुन सकते हैं। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमल का दारोमदार नियत पर है, अल्लाह के रसूल। देखिए, मैं फिर इस्लामिक कहने लगा, मैं इस्लामिक बातें हटा देता हूँ। द प्रॉफिट, में पीस बी अपॉन है, उनके बारे में नरेटर हैं उमर इब्ने अल खत्ताब। वो कहते हैं कि इंसान की जो रिवार्ड्स हैं, इंसान के जो पुरस्कार हैं, दे डिपेंड अपॉन द इंटेंशंस। उनका दारोमदार नियत पर है, और हर इंसान को वो मिलेगा जैसा उसने अमल करते वक्त अपनी नीयत रखी थी। क्या गहरी लाइन है। एवरी पर्सन विल बी रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू वॉट ही हैज इंटेंडेड। आपको जो मिलेगा इस अमल के बदले, वो अमल के मैग्नीट्यूड पे, अमल के वजन पे नहीं हो, उसे करते वक्त उसके पीछे जो नीयत थी उसके वजन पर होगा। इसका एग्जाम्पल दिया फिर प्रॉफिट ने, मे पीस बी अपॉन हिम। अगर किसी ने माइग्रेट किया, इमिग्रेट किया फॉर वर्ल्डली बेनिफिट्स, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह हिजरत की ताकि वो दुनिया कमा सके या एक हसीन खूबसूरत औरत से शादी कर सके, तो उसे इस माइग्रेशन या इमिग्रेशन का वही सिला मिलेगा जो उसकी नीयत थी। जिस चीज़ के लिए उसने हिजरत की, माइग्रेशन किया, निकाह करने के लिए, दुनियावी फायदे के लिए, उसे उसी तरह से इसका सिला मिलेगा। तो डीड्स मायने नहीं रखते, हार्ट बीट ऑफ डीड्स, उस पे हार्ट बीट यानी बिल्कुल बिल्कुल छुपी हुई नीयत, छुपा
छुपी हुई नीयत के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, इरादा। चाहे वो इबादत हो, हिजरत हो, रोजमर्रा के काम हो, आपकी डीप वैल्यू क्या है, आप किस लिए ये कर रहे हैं, सिंसियरिटी एंड पर्पस बिहाइंड इट, इसके पीछे की सच्चाई और मकसद क्या है। ये जितना क्लीन होगा आपकी जिंदगी में उतना सुकून होगा। ये सीड्स हैं, सीड्स को प्लांट करेंगे तो वैसे ही फल आएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। प्योरिटी ऑफ द पर्पस चाहिए। क्या आप उस रब की रजा के लिए, उसे खुश करने के लिए, या अपने आप को खुश करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे मिसालें दूंगा मैं, इलेक्शन से, सोशल मीडिया से, बहुत अच्छे अच्छे मिसालें दूंगा। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि इस एक हदीस को, मतलब ट्रेडिशन को, मैं सबसे पहले टीचिंग को, प्रोफेट की टीचिंग को मैं सबसे पहले इसलिए ले आया अपनी किताब में कि अगर सारी किताबें जल जाएं किसी मजहब की और इस एक को बचा लिया जाए, सिर्फ इस एक ट्रेडिशन, एक टीचिंग को हम बचा लें, तो दोबारा सारी बुक्स हम पैदा कर सकते हैं। दोबारा सारी टीचिंग्स, सारा विजडम मजहब का, चाहे किसी भी जिंदा मजहब का हो, हम दोबारा उसे पैदा कर सकते हैं। इमाम शाफी वो लिखते हैं कि 1/3 1/3 ऑफ रिलीजन इज नियत। जिस मजहब में से नियत खत्म हो जाए, एथिक्स खत्म हो जाते हैं। नियत से एथिक्स आते हैं, नियत से लॉ आते हैं, नियत से स्पिरिचुअलिटी आती है। बिना एथिक्स, बिना लॉ, बिना स्पिरिचुअलिटी के मजहब में सिर्फ डीजे रह जाता है। डीजे, एक शोर, एक नॉइज, एक उन्माद, एक गुस्सा, घृणा दूसरों के प्रति। मजहब मर जाता है। डीजे मजहब को जिंदा नहीं रख सकते। नियत, नियत से निकलने वाला एथिक्स, नियत से निकलने वाले प्रिंसिपल्स, स्पिरिचुअलिटी, ये मजहब को जिंदा रखते हैं। तो क्या है ये? बहुत सुनने वाली बात है। सुकून तब मिलता है जब आपका जिस्म जो कर रहा है, दिल उसके साथ है। आपका जिस्म अमल करे, योर बॉडी इज एक्टिंग, while your heart is aligned with how your body is acting। आपका दिल आपके जिस्म के अमल के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, तब जाकर सुकून आता है, तब जाकर सुकून आता है। देखिए, ये एक्सटर्नल एक्ट ऑफ वर्शिप, जिसे आप कहते हैं पूजा पाठ और हम कहते हैं इबादत, इबादत, नमाज, आप कहते हैं पूजा पाठ, हवन कुंड, ये एक्सटर्नल है, बाहरी है। क्या ऐसे करने का पुण्य या सवाब है? हाँ है। आप जितनी बार नमाज में खड़े होंगे आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन किस दर्जे, किस मेरिट का सवाब मिलेगा डिपेंड करता है कि आप क्यों खड़े हैं। काम समझकर अपनी नमाज को निपटा रहे हैं तो वो वाला सवाब मिलेगा। डर के मारे निपटा रहे हैं तो वो वाला सवाब मिलेगा। बहुत खुश होकर अपने रब को पेश कर रहे हैं तो वो वाला सवाब मिलेगा। अपने आप को अंदर से सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए उसके सामने खड़े हैं तो वो वाला सेम अमल है, और जरूर 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 आपको इसका पुण्य या सवाब मिलेगा। पर किस दर्जे का, किस रैंक का सवाब मिलेगा, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आप खड़े क्या नियत लेकर हुए हैं। जरूर मिलेगा सवाब, पर किस दर्जे का वो आपके हाथ में है। ठीक है। तो मटेरियल गेन, मुझे इसके बदले ना दुनियावी फायदा चाहिए। पर्सनल मोटिव, मेरा एक ज़ाती मकसद है। मैं दीन दयाल हूँ, गरीब बच्चों में किताबें बांटता हूँ, स्कूल पे स्कूल खोलता हूँ, लोगों में राशन बांटता हूँ, इसलिए कि लोग मेरा नाम लें तो नाम मिलेगा, पर सुकून नहीं मिले। अंदर से वो जो फीलिंग आती है ना, वो नहीं मिले। ठीक है, वो नहीं मिले। इंटेंशन, नियत इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब सुनना है बहुत गहरी चीज जो मैं आपको बताऊं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं होता सर, मतलब एक बहुत गहरा सवाल है हमारे दिलों में कि जैसे ना इलेक्शंस में जो लोग जीत कर आते हैं उनकी इतनी अच्छी नीयतें तो हैं नहीं। कोई देश उतना ही विकसित होता है जितनी अच्छी नीयतें उसके लीडर्स की होती। तो उनकी नीयतें तो कुछ इतनी अच्छी हैं नहीं सर, और बदले में उनको सब मिल तो रहा है सर। इलेक्शन पे इलेक्शन जीत तो रहे हैं, कोई स्टेट नहीं हारते, कोई सेंटर का इलेक्शन नहीं हारते। ऐसा तो नहीं है कि उनका दिल अलाइंड है उनके एक्शन से, वो अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी गरीब उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो व्हाट शुड वी डू, मतलब कैसे करें? यानी ऐसा तो नहीं लगता कि इसका कोई उनको सज़ा मिलती हो या उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। वेल,
इलेक्शन जीतने के बाकी मैनिपुलेटिव रास्ते भी हैं और इन मैनिपुलेटिव रास्तों का इस्तेमाल करके इलेक्शंस को जीता जाता। आप ये मत सोचिए कि सज़ा सीधी मिलेगी, नहीं। जैसे लोगों के पास जाकर कहते हैं कि ग्रुप के साथ लॉयल्टी रखो, उनकी नीयत खराब है, वो ये नहीं चाहते कि बहुत अच्छे काम हो, वो चाहते हैं उन्हीं के काम हो जो मुझे चंदा दे, मुझे रिश्वत दे। डोनाल्ड ट्रम्प रिश्वत में प्लेन ले रहे हैं, सोचिए एयरफोर्स वन में, छोटा एमएलए रिश्वत में वो ले रहा है, लेकिन अपने लोगों को जाकर वो उस समय उत्तेजित करते हैं, उनके सिस्टम वन को जो सोचता नहीं है उसको उत्तेजित कर देते हैं। कहते हैं पावर अपने पास रहना चाहिए, हाथी पे कब्जा अपना हो, महावत को मत देखो, राइडर को मत देखो, ठीक है, वो कितना नाईमानदार है, वो कितना जो है वो बेईमान है, ये सब नहीं देखना है। हाथी पे कब्जा होना जरूरी है, लॉयल्टी ओवर सिंसियरिटी, अथॉरिटी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, अथॉरिटी हमारे पास होना चाहिए। फिर वो अपने आप को सुपरस्टार की तरह दिखाते, कंपेलिंग पर्सन, मैं जितना खर्चा कर सकता हूँ चुनाव में तुम कर सकते हो क्या, चुनाव इतने महंगे हैं, तुम्हें टिकट मिलेगी, टिकट नहीं देती पार्टियां, कहती हैं आपके पास पैसा ही नहीं। अरे मैंने पार्टी के इतने साल सेवा किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, विनेबिलिटी नहीं है। क्या है विनेबिलिटी? पैसा होना चाहिए। अस वर्सेस देम, अगर हम नहीं आएंगे तो वो आ जाएंगे, वो कब्जा कर दें और उनकी नीयतें हमारे खिलाफ होंगी। स्पीचेस, रैली, स्लोगन, इसे इमोशंस के साथ मिलाकर डाल दिया जाता है। फियर को खूब एम्पलीफाई किया जाता है, खूब एम्पलीफाई, थ्रेट, धमकी को बढ़ा चढ़ाकर, डर को बढ़ा चढ़ाकर हमारे दिलों में उतारा जाता है। फिर हमारे फैक्ट्स को मिटाकर उसे इमोशंस और स्टोरी से रिप्लेस किया जाता है। फिर इसमें फेक न्यूज और फिर सोशल मीडिया में कटी हुई क्लिपें हमारे अंदर घृणा, लालच सब भर देती है, सब भर देती है। और स्टोरीज जो हैं वो हमारे डीप रूटेड ट्राइबल लॉयल्टी को जगाती हैं कि अपना आदमी, अपना इंसान, भाषा, धर्म, जाति, पहचान, ठीक है, पैसे वाला, बहुत चीजें हैं। फिर दूसरों के वोटर लिस्ट से नाम भी कटवाना, फिर उनके यहाँ पर भी आवाज उठाने लायक लीडर ना आए, डर के मारे वो लोग ऐसे लीडर को चुने जिसके पास पैसा हो, जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो। ये पुअर इंटेंशन लीडर्स इस तरह चुनाव जीतते हैं। लेकिन चुनाव जीत कर क्या होता है? आप कहेंगे बहुत कुछ होता है। दो एग्जाम्पल देंगे। एक देंगे कि भाई इतने सारे एमपीज हैं, कितने एमपीज का नाम जानते हैं आप? सत्ता पक्ष के कितने एमपीज का नाम जानते हैं? जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं उनके नाम ज्यादा जानते हैं आप। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनी है लेकिन आप विपक्ष के नेताओं का नाम ज्यादा जानते। इंटेंशन, नीयत जिसकी जैसी है वो दिख जाती है। सर छोड़ो ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है ना। यस, बहुत बड़ी बात है 15 साल कहीं का प्राइम मिनिस्टर रहना, चीफ मिनिस्टर रहना। लेकिन इतिहास के वो 3 पन्ने जो आपके 15 साल के रूल के लिए लिखे जाएंगे, उसमें क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? लिखा यह जाएगा कि भाई इंडिया सबसे गरीब इसी वक्त हुआ था, लिखा यह जाएगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी वक्त थी। क्या बड़ा चांस था आपके पास, एक अच्छी नीयत से पूरा एक देश आप ऊपर उठा लेते। क्या बड़ा चांस था आपके पास कि आपके कंधे पे पैर रखकर पूरा एक देश 15 साल किसी देश की किस्मत को चमकाने, उसे दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए काफी होता। तो प्रॉफिट कहते हैं कि जब मटेरियल गेन, पर्सनल मोटिव्स, अपने लिए कुछ चाहोगे, नियत की सतह ऐसी होगी कि बस सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट, मुझे दुनियावी फायदा और मकसद चाहिए, मुझे अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, तो उसी तरह की बढ़ाई होगी। आप नियत अगर साफ नहीं रखोगे, आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रखोगे, अपनी नियतों को पाकीज़ा, मतलब आप अपने ऊपर जवाबदेही अगर नहीं रखोगे, नियत को पाकीज़ा करना मतलब जवाबदेही खुद पर रखना। एक और चीज बदल रही है, नियत की धांधली। दिस इज एन एज ऑफ परफॉर्मेंस। दिखावी नाटकबाज दौर है ये, दिखावे वाला नाटकबाज दौर। और हर एक के पास फोन है और उसमें व्हाट्सएप है। तो किसी पोस्ट को हम फायदा इस नियत से नहीं करते कि लोगों को मोबिलाइज करें, खड़ा करें, कुछ बदलें, उठें, आवाज उठाएं, हिम्मत रखें, एक दूसरे की मदद करें। हम किसी पोस्ट को इसलिए आगे बढ़ाते हैं कि लोग हमारी पोस्ट की तारीफ करें, कहें कि यार देखो यार ये तो बड़ी
इनकी सोशल करेंसी इतनी ऊंची है ना, ये बहुत ऊंची बात करते हैं। हम अपनी नीयत का जायज़ा नहीं लेते, हम अपने अंदरूनी हाल को नहीं। हम चाहते हैं कि लोग ये समझ जाए कि हम बड़ी कंसर्न चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न है। वाई एम आई डूइंग दिस, ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं गुजारते। हम बस रिचुअल की तरह कोई अहमियत रखने वाली चीज़ को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि मेरी अहमियत बढ़ जाए आपकी नज़रों में। फिर ये एक्सटर्नल कंप्लायंस है और व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। चीज़ों को फॉरवर्ड करके एक फीलिंग आती है, एक हार्मोन सिक्रेट होता है हमारे अंदर, और वो हार्मोन हमसे ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बस इतना ही चाहिए था, जितना तुमने किया है बहुत है, काफ़ी है। दिस इज़ लाइक हिडन मोटिव। ये बहुत बहुत ही दिल को, डीप सिंसियरिटी को उसने ख़त्म कर दिया है। लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वो फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं सोशली कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, नियत की सच्चाई और पाकिज़ की। कंटिन्यूस सेल्फ इवेल्युएशन, लगातार अपने आप से सवाल करते रहना। हार्ट और बॉडी के एक्शन में अलाइनमेंट, इससे सुकून आता। इन द साइट ऑफ द गॉड, इन द साइट ऑफ ऑडियंस, मैं क्या पोस्ट करता हूं, इस पे पब्लिक कैसे अपलॉड करती है, वर्सेस मैं क्या पोस्ट करता हूं, मेरी रूह मुझे कैसे अपलॉड करती है। दुनिया ताली बजाए तो वो मजा नहीं है गुरु, जब अपनी रूह ताली बजाए वो बहुत बड़ा आप जिसे कहेंगे ना अप्लॉज है, वो असली ताली है, वो असली वाहवाही है, वो असली वाहवाही। दिस इज एन एज ऑफ परफॉर्मेंस। नुमाइश का जमाना है साहब, इन्फ्लुएंसर कल्चर है। लोग अपनी जिंदगी में आए हुए 4 से 5 पल उसकी फोटो खींचकर अपने स्टेटस पे लगा देते, इंस्टाग्राम पे लगा देते। बाकी लोग मायूस हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से रुस्वा और शिकायत पसंद हो जाते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी देखिए, वो कहाँ कहाँ होता है, वो कहाँ कहाँ होता है। द वर्ल्ड में अपलॉड यू, दुनिया तारीफ करेगी, पर आपकी रूह किस चीज़ की तारीफ कर रही है? क्या वो आपकी तारीफ कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो सुकून नहीं आएगा। एक रीज़न होना चाहिए, उसमें सिंसियरिटी होना चाहिए। नेहरू से किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि तुम ये सब काम करते हो, चुनाव हार जाओ। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए लड़ता हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हदीस, याद रखिए। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस। थैंक यू।